हेलो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। कल हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे कि फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर था, पहला 9th का मोशन चैप्टर था, वो हम लोग कवर कर चुके थे। पूरा कोर्स भी खत्म हो गया था उसका, उसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ थे वो खत्म हो गए थे। एनी हाउ, किसी को भी कोई डाउट हो उस चैप्टर में, किसी भी थ्योरी के बारे में डाउट हो, तो एक बार वो मेरे से यहाँ पे कमेंट कर दे इस वीडियो में, जब भी अपलोड कर दूंगा। कुछ दिन में मैं लाइव भी आने वाला हूँ, तो कोई किसी को डाउट होगा तो ऑनलाइन वो पूछ सकता है। अदरवाइज मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो जिसको ऑनलाइन पढ़ना हो ऑनलाइन पढ़ सकता है, जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो ऑफलाइन वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर की। एक्चुअल में मैटर होता क्या है? सबसे पहले क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग? क्यों पढ़ना जरूरी है ये एक्चुअल में, कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वहां पे क्या है, मतलब किन चीजों से वो वातावरण घिरा हुआ है, किन चीजों से वो बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक कि वातावरण में जैसे क्या है, गैस है। जैसे पता है कि पदार्थ की, अगर आप नाइन्थ स्टैंडर्ड तक की बात करोगे, अभी तक आप लोग पढ़ के आए होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर देखोगे तो यही मैक्सिमम इन्हीं चीजों से पूरा सराउंडिंग, हमारा पूरा वातावरण भरा पड़ा है। वायुमंडल में पूरा गैस है, धरती पे सॉलिड लिक्विड दोनों पाए जाते हैं, जल है, पानी जैसे को पानी कहते हैं, जल है, आपका ईंट पत्थर सॉलिड, जो भी मेटल्स वगैरह है वो सॉलिड है। तो सराउंडिंग हमारा इन्हीं पदार्थों से मिलके बना है, जिसको 3 अवस्थाएं बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे बड़ा प्रश्न है कि पदार्थ क्या होता है। आप लोग अगर पढ़ के आए होंगे तो पदार्थ क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जैसे मैटर, हम बात करें मैटर के बारे में, तो व्हाट इज मैटर? मैटर मतलब इंग्लिश में एक मामला भी होता है, वो मैटर नहीं। हम लोग जो ना बोलते हैं कुछ, कुछ का मतलब भी क्या होता है? पदार्थ। कुछ बोले कि कुछ तो है, कुछ भी क्या है? एक पदार्थ ही। एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा गया है, समथिंग इज कॉल्ड आल्सो ए मैटर। तो कुछ भी को भी क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो मैटर, या अगर हम बात करें पदार्थ, तो इसका या तो इसको बोलते हैं द्रव्य, ये साइंस की भाषा है, द्रव्य। बोलते किसको है, क्या बोलेंगे कि कोई पदार्थ है? तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं कि पदार्थ होता है वह वस्तु जिसके अंदर दो चीज हो। पहला, कुछ द्रव्यमान हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, और वह कुछ आयतन घेरे, वह कुछ आयतन घेरे। तो जिस चीज के पास, जिस वस्तु के पास ये है, वही क्या है? पदार्थ है। द्रव्यमान मतलब कि उसका कुछ मास होना चाहिए, हैविंग हैविंग सम मास एंड सम एंड एक्वायरिंग, आप लिख सकते हैं एक्वायरिंग सम स्पेसेस। वह कुछ स्थान घेरे और उसका कुछ भार हो, वही क्या है? आपका द्रव्यमान है, पदार्थ है, मैटर। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम द्रव्यमान ये सब चीज नहीं बोलेंगे। तो द्रव्यमान आपका कुछ भी हो सकता है, जिसको पदार्थ बोलते हैं। इस चैप्टर में इस पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। वो पदार्थ आप लोग जानते भी होंगे बचपन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में इसको बांटा गया है। कब सॉलिड बोलेंगे, कब लिक्विड बोलेंगे, कब गैस बोलेंगे किसी पदार्थ को, दैट डिपेंड्स, इनका डिफिनेशन रहेगा उसके हिसाब से बताते हैं। अब कोई भी पदार्थ सॉलिड, लिक्विड, गैस, तब कैसे डिसाइड करते हैं इसके? कोई पदार्थ मतलब आपका ठोस है,
या आपका द्रव है या आपका गैस है, कैसे डिसाइड करेगा? तो इसके डिसीजन का सबसे बड़ा रीजन है कि इनके बीच में, पदार्थों के बीच में, पदार्थों के अंदर, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी पदार्थ सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा? तो पदार्थों के अंदर पाए जाने वाले अणुओं के बीच, अणुओं या परमाणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल। एक तो चीज ये होता है, दूसरा बोल सकते हैं या इसी को दूसरे रूप में बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ सॉलिड लिक्विड गैस कब होगा, जब उन पदार्थों के, ये सब नोट कर लो आप लोग, पदार्थों के अणुओं के बीच पाए जाने वाला, पाए जाने वाला अंतर आणविक स्पेस, मतलब जो परमाणुओं के बीच में एक सूक्ष्म स्थान पाया जाता है, अगर वो कम पाया जाएगा, है ना, अगर दो परमाणु हैं उनके बीच में स्थान, देखो कैसे डिसाइड करना है कि अगर कोई पदार्थ हो उसके अंदर बहुत सारे उसके परमाणु होंगे, जैसे आयरन बना है तो आयरन के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है आयरन, एक आयरन नहीं है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है आयरन, ठीक है? तो आयरन के परमाणु बहुत पास पास होते हैं, या पास पास क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है, परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाला आकर्षण बल, अंतर आणविक बल का मतलब क्या होता है? जैसे ये परमाणु है, ठीक है, मान लो ये परमाणु है, इनके बीच में जो एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाते हैं। किसी पदार्थ में पाए जाने वाले जो परमाणु होता है, वो परमाणु, ये सब परमाणु के हैं, ये क्या है? परमाणु है, किसी पदार्थ के परमाणु है, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है, उस आकर्षण को बोलते हैं इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है? तो जिनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, उनके बीच का जो ये स्पेस है, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या होगा? कम होगा। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? जब जितना ही कम स्पेस होगा, उतना ही चीज गैस के से चलकर सॉलिड की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग, जैसे सिलेंडर में गैस आता है, उसको कंप्रेस करके भरते हैं तो उसके परमाणुओं के बीच में स्थान कम हो जाता है, और वही गैस के परमाणु के बीच में जब स्थान कम होता है तो वो गैस में, सॉरी, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब गैस के परमाणुओं के बीच में स्थान क्या है? ज्यादा पाया जाता है ना? इनके बीच में स्थान ज्यादा पाया जाएगा, है ना? तो इसलिए गैस के रूप में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब गैसें हैं जिनके बीच जिनके परमाणुओं के बीच में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है और स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा कम स्पेस होता है द्रव के परमाणुओं के बीच में, है ना, द्रव के परमाणुओं के बीच में, मतलब इनके बीच में स्पेस तो थोड़ा कम होता है, और अंतर आणविक बल गैस के परमाणुओं के बल से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए क्या होते हैं? द्रव होते हैं, जैसे जल, है ना, कोई भी एसिड HCl, H2SO4, है ना, तो ये सब क्या है? द्रव। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस जो है वो कम है और अंतर आणविक बल क्या है? ज्यादा है। और इसी तरह से हम अगर गैस के रूप में आते हैं, तो गैस में ये जो अंतर आणविक स्थान है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है।
ये बहुत एक दूसरे के साथ बहुत तेज बंध, बहुत प्रबल बंध से जुड़े रहते हैं। तो इनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है, बहुत कम स्पेस है, और इनके बीच में जो अंतर आणविक बल है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ठोस के रूप में जा पाए। जैसे कि सभी मेटल्स होते हैं, सभी धातुएं, है ना, ये क्या है, ठोस है। तो ये एग्जांपल मैं तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मेन रीजन क्या है कि कोई चीज, कोई पदार्थ गैस कब होगा, द्रव कब होगा, ठोस होगा, दैट्स डिपेंड कि उनके बीच में परमाणु, उनके अंदर जो पाए जाते हैं परमाणु, उनके बीच में स्पेस कितना है। स्पेस जितना ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही गैस से वो ठोस के रूप में चलते जाएंगे। तो द्रव्य के बारे में तो समझ गए हम लोग कि एक्चुअल में द्रव्य कब सॉलिड, कब लिक्विड, कब गैस होता है। तो द्रव्य का एग्जैक्ट डिफिनेशन आप लिख लीजिए कि वह वस्तु पदार्थ कहलाती है जिसका या जिसके अंदर वह वस्तु कुछ स्थान घेरती हो, मतलब हैविंग सब वॉल्यूम, हैविंग सम वॉल्यूम, मतलब उसका कुछ क्या हो, वॉल्यूम हो, मतलब जिसके पास वॉल्यूम हो वो होगा पदार्थ। और वॉल्यूम के साथ हैविंग सम मास, उसका कुछ द्रव्यमान हो। अभी हम लोग मास, भार और द्रव्यमान के बारे में इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आपको बताऊंगा द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो द्रव्य वही रहेगा जिसका कुछ भार हो और उसका कुछ आयतन हो। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रकाश क्या है, आप लोग का एक सवाल है। जो प्रकाश है ना, और एक है ध्वनि ऊर्जा, जो ध्वनि है, प्रकाश और ध्वनि जो है वो क्या है, पदार्थ है कि नहीं, आप लोग बताना जरा, पदार्थ है या नहीं, इसको जरा बताइएगा। आप लोग सोच के रिसर्च करके जरा बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ कि यह पदार्थ है कि नहीं। अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कि सूरज के जो रोशनी है उसका वो कुछ स्थान घेरती है कि नहीं, और उसका कुछ मास होता है कि नहीं। ठीक है, 11th है, 11th में आओगे आप लोग तो उसमें बताया जाएगा कि है वो मतलब द्रव्य है कि नहीं है। अच्छा देखो, अभी हम लोग पढ़े कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप लोग को बता दूं मैं, हमारा भारत इन साइंस में बहुत बहुत आगे है। जब पूरे विश्व के लोग सो रहे थे तब भी मेरा भारत जो है वो साइंस में बहुत आगे था। बहुत पहले ऋषि कणाद जी, कणाद नाम था, जिन्होंने बताया कि पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। जब कोई ये तक नहीं जानता था कि पदार्थ के बारे में बोलना, पदार्थ नहीं जानता था, तब भी ऋषि कणाद ने बहुत समय पहले, हजारों 2000 साल पहले, जब विश्व के लोग, यूरोप के लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं, इनकी ही थ्योरी यूज करके बताए। जैसे डाल्टन का पहला परमाणुवाद आया, जिसे थॉमसन के बाद, उसने बताया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। पता नहीं 1000 साल बाद इनके, या 2000 साल बाद, 2000 साल पहले ही बोल दिया कि पदार्थ जो है वो अति सूक्ष्म कण से मिलके बनता है। और उन कणों के नाम पे ही, कणाद के नाम पे ही, उन कणों का नाम क्या रख दिया गया, कण। बहुत लोग को तो शायद पता ही नहीं होगा, या जिसको बोलते हैं पार्टिकल। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग को क्या बोलते हैं, कण। आजकल आ गया है कि, हाँ देखो, पहले भी बताए थे इंडिया के साइंटिस्ट ने ही कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, कण। और आज भी सेंचुरी में, 19th 18th 19th सेंचुरी में
सर्च हो चुका है कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो बोलते हैं, मेशान बोलते हैं उसको। मेशान क्या नाम है? मेशान। आज पदार्थ का सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल उसको बोलते हैं, कि इससे ही सब कुछ बना है। उसको भी हमारे साइंटिस्ट ने ही सर्च किया। बॉस आइंस्टीन कण उसको बोलते हैं। तो पहले भी ऐसा, अभी भी पीछे नहीं है इंडिया साइंस में। एक्चुअली क्या है, साइंस में ज्यादा फंड रेज नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी हमारे इसरो, डीआरडीओ, वेल साइंटिफिक एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। तो बोस आइंस्टीन कण में बोस जी का बहुत बड़ा हाथ है ये सर्च करने में। बोस ने बहुत पहले बता दिया कि अति सूक्ष्म कण जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, उसका नाम मेसान है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल का भी पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा भाग है, 1000 गुना छोटा। तो मेसान के बारे में अब पता चल गया कि सबसे छोटा कण क्या है? मेसान। लेकिन जब ऋषि कणाद ने बताया था तो वो बोला अति सूक्ष्म कण क्या है, वो उसको बोलते हैं कण। ठीक है, इसके बाद डाल्टन ने आके इसके बारे में जो थ्योरी दिया वो अलग दिया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अरे हमारे इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इतिहास इसीलिए पढ़ना है ना? इतिहास पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता चले कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो महान लोग थे, वो किस तरह से थे, कैसे क्या क्या सर्च किए। बहुत लोग को तो पता ही नहीं, अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में पता नहीं है ना। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि यूरोप का नोबेल प्राइज में हर जगह वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका ज्यादा बोलबाला है, उनका फंड ज्यादा है, उनके पास पैसे ज्यादा है। तो मीडिया भी उनको भी हाइप अप करती है जिनके पास पैसा है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पहले के लोग क्या मानते थे उसके हिसाब से समझते थे। पहले तो बोला मैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। ये तो मैं क्या बताया कि जो पदार्थ है, प्राचीन के लोग बोलते थे जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। मान लो कि ये कोई एक टुकड़ा है किसी भी पदार्थ का, मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये गुटका होता है ना जिसको काटते हैं, काट काट के गुटका बनाते हैं लकड़ी का, या बुरादा बना देते हैं, सबसे छोटा कण हो जाता है, या काट काट के उसको टुकड़ा कर देते हैं, तो वही टुकड़े से ही पदार्थ मिलके बना है। तो इसका छोटा छोटा भाग क्या है? इन्हीं छोटे छोटे भाग से मिलकर क्या बना है? पदार्थ। तो प्राचीन में लोग यही सिद्धांत दिए कि कोई पदार्थ है, जैसे ईंट से घर बनता है उसी तरह से टुकड़े टुकड़े के रूप में एक पदार्थ बनता है। जैसे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है? पदार्थ। नेक्स्ट क्या है? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े के समान सतत होते हैं। मतलब ये नहीं है कि पदार्थ इस तरह सतत मतलब लगातार है, ये नहीं कि बीचवा में दूठे गायब है, ऐसा नहीं है। कि पदार्थ है तो पूरा सतत रूप से है। यहाँ भी पदार्थ है तो यहाँ भी पदार्थ है, हर जगह कण इसके एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है। सारे कण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो बैलेंस रहते हैं, जिसके कारण वो अस्थायी रहते हैं, और उनका अस्थायित्व हमेशा के लिए रह पाता है। तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों के समान सतत रूप से होते हैं, ये कहीं कहीं बीच में गैप नहीं होता है। पदार्थ रेत के की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेत में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। रेत लीजिए, बहुत सारा रेत अपने हाथ में लीजिए, तो उसका जो छोटा पार्टिकल है उसी कण से मिलकर क्या बना है? पदार्थ। मतलब उसी तरह के कणों से मिलकर बना है पदार्थ। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या बोला? कि पदार्थ के कण जो हैं अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जैसे बालू का एक छोटा सा कण देखिए, दिखेगा? वो नहीं दिखेगा, बहुत रेयर चांस में दिखेगा, दिख जाएगा, लेकिन पदार्थ उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल गई जो पुराने लोग मानते थे। अच्छा, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में आपके दिया है, उसने इन सभी तथ्यों को समझाया है कि पदार्थ अत्यंत छोटा कैसे होता है। जैसे इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर आपका पहला ही है। ये एग्जांपल आपको अगर दिखता हो कि ग्लूकोज पानी और ग्लूकोज और पानी का मिश्रण है, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण है। जैसे क्या बोला, पदार्थ अत्यंत छोटे क्यों होते हैं? पदार्थ के कण, जैसे कि बोल दिया ये हमने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर क्या भर दिया? पानी। ठीक है,
जैसे गर्मी में आप लोग पीते हैं पानी, उसके अंदर ग्लूकोज मिला के, या अगर बोल दे ग्लूकोन डी मिला के, है ना। तो अत्यंत छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो जो ग्लूकोज होता है, एक चम्मच लिए, इसमें एक चम्मच लिए ग्लूकोज और इसमें एक चम्मच ग्लूकोज डाल दिए, है ना। एक चम्मच ग्लूकोज डाल दिए, तो क्या ये ग्लूकोज इसमें घुल जाएगा तो क्या दिखेगा कि देखो वो पानी का अणु है, वो ग्लूकोज का अणु है? नहीं दिखेगा। इवन अगर मान लो कि 250 ml जल है ना, मान लो कि 250 ml जल है, जब इसमें घोल दिए हम क्या, C6H12O6 ग्लूकोज, तो क्या ग्लूकोज के कण व ग्लूकोज का कण और जल का कण, जल के कण या परमाणु, या वही परमाणु लिखना चाहिए, क्या अलग अलग दिखेंगे? देखो C6H12O6 जा रहा है, देखो H2O जा रहा है, ऐसा तो दिखेगा नहीं। तो इसके कण क्या होते हैं, बहुत, जैसे बाहर आपने देखा कि व्हाइट व्हाइट कलर का है, जब वो घुल जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर घुल जाएगा। क्यों घुलता है? बताया था कि जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल से बहुत, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। तो इन्हीं के बीच में जाके, इनके बीच में जाके H2O, सॉरी ग्लूकोज जो है वो बध जाएगा इनके साथ, इनके साथ जाके क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा और उसमें घुल जाएगा। तो घुल जाएगा तो हमें इसका अणु दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। या तो उसका कलर, जैसे जिस कलर का डालते हैं, जैसे आजकल कई फ्लेवर में आया है, तो आप लोग ग्लूकोन डी लेते हैं ऑरेंज फ्लेवर का, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है। तो वो ऑरेंज, पूरा आपका पानी भी ऑरेंज हो जाता है, लेकिन उसका कड़ दिखाई नहीं देता कि देखो ऑरेंज वाला कड़ जा रहा है, पूरा कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज। क्यों? क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में क्या घुस जाता है, आपका C6H12O6 के मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण उसका कलर ऑरेंज हो जाता है या व्हाइट हो जाता है, लेकिन वो दिखते नहीं, ठीक है। और क्यों घुलते हैं? क्योंकि उनके बीच में अंतर आणविक अवकाश होता है या अंतर आणविक स्पेस होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि 250 ml जल है, इसमें घोल दिया C6, कुछ तो वेट होगा उसका, मान लो कि इसके अंदर 100 ml, 100 ml नहीं, 100 ग्राम ग्लूकोज हमने घोल दिया, तो क्या विलयन का विलयन का आयतन, क्या विलयन का आयतन बढ़ जाएगा? जरा बताइए। बढ़ेगा। कभी ऐसा होता है कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच ग्लूकोन डी डाल दिया तो पनिया भरे गिरने लगा, ऐसा होता है? मतलब एक लिमिटेड समय तक डालिए तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? मान लो कि 300 ml था, क्या 300 ml से 350 ml हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उतना ही रहेगा, 300 ml है तो 300 ml ही रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह था, उसके अंदर जाके इनके परमाणु क्या हुए, बैठ गए, इसलिए उनका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता है और उनके परमाणु भी आपस में दिखते नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और स्पेस, इनके खाली स्पेस में जाके ग्लूकोज के अणु बैठ जाते हैं, इसलिए इनका आयतन भी नहीं बढ़ता है। दैट्स द रीजन, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कितने छोटे हैं, कुछ बता सकते हैं? अभी तो मैं बता दिया कि मेसान है, कि वो इलेक्ट्रॉन से भी इतना 1000 गुना छोटा है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन की साइज तो भी आपको पता नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। जो पदार्थ का कण है वो कितना छोटा होता है, कैसे बताएं? है? तो इसमें एक
एक्सपेरिमेंट किया आपके एनसीईआरटी में कि मैं समझा देता हूँ इसको। अब बहुत छोटे होते तो कितना छोटे होते हैं, इतना छोटे हैं कि हम इनको आंख से नहीं देख सकते। इसमें ही एग्जांपल यही वाला था कि एक फ्लास्क लीजिए, है ना, फ्लास्क लीजिए ये वाला, इसके अंदर इंक डाल दीजिए, थोड़ा सा एक बूंद इंक डाल दीजिए, तो वो मिक्स हो जाएगा कुछ टाइम में, तो वो फिर दिखेगा ही नहीं। मतलब इंक जिस कलर की है, पानी उसी कलर का हो जाएगा, है ना, उसी कलर का हो जाएगा, लेकिन उसके परमाणु आपस में दिखेंगे नहीं। पूरा कलर हो जाएगा, जो भी कलर का इंक डाले वो पूरे कलर का हो जाएगा सोल्यूशन, लेकिन उसके कण दिखेंगे नहीं। अर्थात इसके कण क्या है, बहुत छोटे होते हैं। जैसे शहद डाल दीजिए तो उसका कलर जो है वाटर का थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ब्राउनिश या येलो कलर हो जाएगा, लेकिन वो कण दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर शुद्ध शहद है तो। चीनी डाल दीजिए तो चीनी के कण घुल जाएंगे, तो चीनी का कण अलग अलग नहीं दिखेगा। तो ये है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में जो है आपका एक्सपेरिमेंट है। चलिए, अब पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों का गुण। नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ के कणों के गुण। देखिए, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आएंगी, घबराइए मत आप लोग। बेसिक है, कोई भी स्टार्टिंग चीज होती है ना, उसको सीखना बड़ा मुश्किल लगता है, सीखने में मजा नहीं आता, लेकिन सीखेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण हैं उनके गुण लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसको मैं बता दिया आपको। रिक्त स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश या अंतरा आणविक स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यही रिक्त स्थान पदार्थ के कणों के बीच में होता है, जिसको क्या बोलते हैं मैं बता भी दिया। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या बोलते हैं पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान, अंतर आणविक अवकाश या स्थान। दूसरा, सब हम लोग ऑलरेडी जान ही चुके हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे ये पता करेंगे, पदार्थ के कण कैसे गतिशील होते हैं? जैसे परफ्यूम की बात अगर कर लो आप, अगर परफ्यूम उसके अंदर है, कोई डब्बा उसके अंदर है, तब तो ठीक है। अगर हम इसको परफ्यूम को बाहर निकालते हैं तो पूरा फैल जाता है, अर्थात गैस की बात, तो गतिशील है। अगर आप सॉलिड में बोलोगे तो सॉलिड में भी वाइब्रेशन करते रहते हैं परमाणु, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन नहीं करते हैं। क्या है कि बहुत स्लोली करते हैं। जैसे क्या है ना कि अगर गति नहीं करते ना तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ाता है, आगे एक दूसरे को टक्कर देते हुए एनर्जी को आगे पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर गतिशील नहीं होते तो कंडक्टिविटी भी नहीं होती। जैसे लोहा अगर गर्म करना है तो लोहे को एक सिरा गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी गर्म कैसे हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर के परमाणु क्या है, अपना हीट दूसरे परमाणु को टक्कर मार के देते हुए आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे मैं इंक वाली ही बात करूं कि अगर पानी के अंदर इंक डाल दो, है ना, कैसे समझा सकते हैं इसको निरंतर गतिशील है कि जल के अंदर, जल के अंदर स्याही डाल दो, स्याही डालने पर क्या होगा, जल का रंग क्या हो जाएगा, रंगीन। इसका कारण क्या है, क्या हम उसको क्या किए कि तुम इधर उधर जाओ, पूरा फैल जाएगा। अर्थात क्या है कि जल पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, इसका मेन रीजन है। तीसरा, अरे गतिशील ही तो होते हैं। जैसे
कहीं सुराग से अगर रोशनी आ रही है, वहां पे देखोगे धूल के कण लगातार गति करते रहते हैं, वही पदार्थ के कण है, तो वो लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते रहते हैं। जैसे गैस के ही परमाणु हैं, वो भी लगातार गतिशील होते हैं। ठीक है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। जैसे पदार्थ के कण हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इसीलिए जुड़े रहते हैं कि पदार्थ का स्थायित्व भी इसी कारण होता है, क्योंकि इनके अणु जो हैं एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, एक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ये क्या है, ये जैसे ये उनके बीच में एक बल कार्य करता है F, और ये बल जो है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप 11th में आओगे केमिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग, या इसको बोलते हैं अंतः आणविक आकर्षण बल। ये दो परमाणु के बीच लगते हैं, अंतः आणविक आकर्षण बल। एक परमाणु दूसरे परमाणु के ऊपर लगाता है। तो इसी कारण क्या है कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मैं बता भी था आपको पहले ही, मतलब जब स्टार्ट कर रहा था तभी बता दिया था कि कब कोई चीज पदार्थ होगा, कोई चीज जो पदार्थ है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो पदार्थ के कणों का ये तीन गुण है कि पहला क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे हम अंतराणविक अवकाश कहते हैं, अंतः आणविक अवकाश जो रिक्त स्थान है, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ऑलरेडी समझा दिया। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो मिटा देता हूं, नहीं तुम लोग बाद में भूल जाओगे, यहां भले समझा दिया हूं। उस आकर्षण बल का नाम क्या है, अंतः आणविक आकर्षण बल, अंतः आणविक आकर्षण बल। तो जो एनसीईआरटी में भी नहीं था, एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी पढ़ाना बहुत आसान, एनसीईआरटी पढ़ाना बहुत कठिन है, बहुत छोटी सी चीजें दी रहती है, उसको आपको समझाना पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके पदार्थ के कण के बारे में। ठीक है। अगर इसमें एक और लाइक एक्सपेरिमेंट दिया है ये समझाने के लिए कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है, कैसे समझा सकते हैं, है ना। तो इसका सबसे बड़ा, अगर पूछे कोई कि पदार्थ के कण जो हैं उनके बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है, कैसे बता सकते हैं, तो बता ऐसे सकते हो कि जैसे मान लो कि जल ले लिए, उसके अंदर चीनी डाल दी 1 चम्मच, तो जल के अंदर चीनी घुल गई, गई कहाँ वो, गिलास में तो गई नहीं, गई कहाँ, H2A के जो परमाणु हैं उनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है उनके बीच में चली गई, है ना। जैसे क्या है, बोले कि अब समझाइए इसको, एक्सप्लेन करिए, हाउ इट पॉसिबल कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो बोलिए कि हम लोग जल लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमने जल ले लिया, ठीक है, जल ले लिया। तो जल के परमाणु में 1-2 परमाणुओं की बात कर रहा हूं, जैसे 2 परमाणु है, इस तरह से 3 परमाणु जैसे भी है, ठीक है। इसके अंदर हम शुगर डाल दिए, चीनी, कैसे बताएंगे कि रिक्त स्थान है। इसके अंदर क्या डाल दिए, C12H22O11 के परमाणु, बहुत सारे चीनी डाल दिए। तो क्या करेंगे, यही C6, ये क्या है, H2O के परमाणु है, H2O के मॉलिक्यूल, सॉरी, है ना। तो इन H2O के बीच में जो खाली स्थान है, एक्चुअली में इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी घुल जाती है, तो चीनी जाती कहाँ है, और उसका आयतन भी नहीं बढ़ता है, सबसे बड़ी चीज है।
तो जाती कहाँ है? चीनी जब आयतन नहीं बढ़ाता, मतलब क्या है कि चीनी इनके परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है उन पे जाके बैठ जाती है, उनके साथ जाके एक बॉन्ड बना लेती है और बन जाता है हमारा शरबत। और शरबत हर जगह से एक समान मीठा ही होता है, ये नहीं कि नीचे कम मीठा ऊपर कम, नीचे ज्यादा मीठा ऊपर कम मीठा, ऐसा नहीं होता है। हर जगह वो एक तरह से चीनी के परमाणु H2O के परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें जाके बैठ जाते हैं या उनके बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए हम बता सकते हैं कि पदार्थों के परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक, निरंतर गतिशील, वो इंक वाला एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि निरंतर गतिशील है। और आकर्षण बल कैसे कर सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे के बल ऊपर आकर्षण बल लगाए रहते हैं। सबसे बड़ा रीजन कि आकर्षण बल नहीं लगाते तो पदार्थ का स्थायित्व ही नहीं रहता, सारे कण एक दूसरे से दूर हो जाते और कोई पदार्थ बचता ही नहीं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो आगे थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में। नेक्स्ट क्लास जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना। जैसे तीन चीजें मैं बता दिया, तीनों चीज बता दिया कि आकर्षण बल कैसे लगाते हैं, गतिशील कैसे रहते हैं, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है, उन सब के बारे में मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया आकर्षण बल कैसे होता है। ठीक है, तो आकर्षण बल के कारण ही कोई ठोस होता है, कोई गैस होता है, कोई लिक्विड होता है। ठीक है, देखो अब चलो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि लाइक ये जो इनके बीच में एक्चुअल में पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होता है। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तब तो सॉलिड होगा। चलो बता ही देता हूं कैसे बताएंगे। ये आकर्षण बल तीन तरह का होता है। जो पदार्थ के कण, पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण के साथ प्रतिकर्षण भी बल भी होता है। अगर बोल दे आकर्षण बल भी होता है, आकर्षण बल तो होता ही है, आकर्षण बल होता है और साथ में प्रतिकर्षण बल भी होता है। ध्यान रखना, ये नहीं कि इतना नजदीक आ जाए कि पदार्थ खराब हो जाए, समझ रहे हो ना। एक निश्चित दूरी तक ही आकर्षण बल रहेगा, ये नहीं कि इतना आकर्षित कर लिया कि पास बुला लिया अपने, है ना, ऐसे एकदम जोड़ दिया, ऐसा जुड़ता नहीं है, थोड़ा दूर ही रहते हैं एक दूसरे से, एकदम पास पास एकदम चिपक नहीं जाएंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही होता है अणुओं के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में। तो क्या होता है, मान लो कि आकर्षण बल को हम लोग मार दिए Fa मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और Fr मान दिए फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। यदि Fa आकर्षण बल ज्यादा होता है प्रतिकर्षण बल से तो होता है ठोस पदार्थ। तो वो पदार्थ क्या होगा, ठोस, ये ध्यान रखना। दूसरा, यदि आकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल है, दोनों बराबर है, तो होगा द्रव पदार्थ मतलब लिक्विड। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो सॉलिड स्टेट होगा, जब आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही बराबर होते हैं तो लिक्विड होता है। ठीक है, और तीसरा, जब आकर्षण लेस देन प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो क्या होता है, गैस, है ना। हमेशा उसके गैस के परमाणु भागते ही रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आपके किताब में छोटे 2 लाइन में दिया है आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, लेकिन ये समझा दिया, ये चीज आपको याद रहेगा ना, तो हमेशा आपको इसका कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई पदार्थ ठोस कब होगा, गैस कब होगा और द्रव कब होगा। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पदार्थ के जो टाइप्स पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई कैसे कैसे होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन जरूरी आप लोग के लिए अपडेट कि आप, मैं अगर मेहनत इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग भी शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों को भेजिए, है ना, जो मेरे से पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं
बहुत सारे बच्चों को मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे भी देखना चाहें, क्लासेस अभी चल नहीं रहे तो यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।